कल जो टीवी का सेशन हमारा हुआ था उसमें हम लोगों ने एक ही बात सीखी थी कि मतलब एक प्रोमिनेंट बात सीखी थी। बातें बहुत सी थी। जो प्रोमिनेंट बात सीखी थी वो ये थी कि अगर अपनी कहानियाँ कहनी है तो थोड़ा पहले उस पर मेहनत करके उसको अच्छा बना के लिखना है। उसमें वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो एक प्रोड्यूसर या एक चैनल को देख के ऐसा लगे कि हाँ ये कुछ ऐसा है जैसे मैं बनाना चाहूँगा। और एक टाइम आएगा जहाँ वो उन कहानियों को वैसा नहीं कहना चाहेंगे जैसा आप सोच के लाए थे। तो सीखने की बात यह है कि ना भी कहना है, ना कहना है और अपनी राइटिंग अपनी मटेरियल पे वो कन्विक्शन लाना है कि जो हम लिख के लाए हैं वो सत्य है क्योंकि वो हमारे अंदर से आया है। अब ये कह तो दिया था, करते कैसे हैं वो सीखने और सिखाने के लिए आज ये मास्टर क्लास है। जो टाइम स्पेंड का जाल बिछाया गया है, कुछ लोग उससे रोज जूझते हैं और उससे निकल के आते हैं, सक्सेसफुल शो देते हैं, यादगार शो देते हैं। तो वो लोग ये मैजिक हर रोज कैसे क्रिएट करते हैं और हर टाइम कैसे क्रिएट करते हैं। सुबह उठ के रात में सेशन के बाद हर एक टाइम एक टीवी राइटर तैयार रहता है कि अच्छा सीन चेंज करना है, गिव मी सम टाइम आई विल गेट बैक टू यू। ये फिनिश, थिंकिंग फास्ट, ये आदत टीवी राइटर्स कैसे डेवलप करते हैं, ये क्राफ्ट हम रोज मंच के कैसे तैयार कर रहे हैं, इन सारी बातों पे आज चर्चा होगी। और चर्चा के लिए मॉडरेट करेंगे सेशन को हमारे अपने सत्यम त्रिपाठी जी, जो SWA के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इन्होंने आपको शोज दिए हैं जैसे कि हिटलर दीदी, 22/24 करोल बाग, और हाल ही में इनकी एक हॉटस्टार पे सीरीज आई है मासूम। आई वेलकम मिस्टर सत्यम त्रिपाठी। थैंक यू। मैं अपने पैनलिस्ट को बुलाता हूँ। गजरा कोठारी। बालिका वधू से तो आप सभी परिचित होंगे, और उससे पहले एक और बहुत बढ़िया सीरीज थी अस्तित्व, एक प्रेम कहानी। दो ऐसे शोज जिन्होंने एक तरह से जिन्हें पाथ ब्रेकिंग कहा जा सकता है टेलीविजन में। और दूसरी मेरी पैनलिस्ट है मृणाल झा। हाल में सीरियल नज़र, उससे पहले नागिन, और उससे भी कुछ साल पहले कहीं किसी रोज़। ये अगेन ऐसे एक डिफरेंट जानर के शोज, अपने आप में एक तरह से पाथ ब्रेकिंग, क्योंकि एक नया दौर शुरू किया एक तरह से। तो ज़्यादा मैं नहीं बात करता हूँ, यहाँ मैं ज्वाइन करता हूँ उन्हें, एंड हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। I'll just touch upon the theme to begin with, the theme of the ISC this year. Who am I? Is our unique storytelling a boon or a bane? And it very particularly makes sense in our television context also. Our serials are very different in many ways to normally the kind of soaps that we see on other networks in other countries. And lately, I mean, further difference has come in the last about, say, 7-8 years. So in this context, what would your views be? Our way of looking at our serials, our storytelling, is it a boon, is it a bane? Start with you, Gajra. Thank you, Satyam. It's a pleasure to be here and interacting with people who value writing and people who either want to get into it or are already there, varied talents. As far as your theme is concerned, the boon or the bane part, I personally see a little pattern in, the way South Asian countries basically approach storytelling for television. So we have, I'm sure a lot of you are familiar with the fact that Pakistani shows are very popular in India. Korean content, for example, is something that has really taken off and people are talking about it. So there is, I think the uniqueness of our storytelling is the fact that our shows have a very high emotional quotient.
along with the drama, along with the thrill, which, um, different genres lend themselves to different ways in which thrill and, we all need that hook point and what's going to happen next. That is something we hear day in and day out, and we have to live with it, happily so. But what's really unique is the fact that our emotional quotients are very high for our characters, for our plots. हम अगर suspense की कहानी भी कहेंगे तो भी हमारे characters में emotions बहुत high देखने को मिलेंगे हमको. तो ये एक it's a boon definitely I would say, because that's the kind of storytelling I relate to personally. It's also a bane because the divide between our shows and our web series in terms of the storytelling patterns is really, really huge. अब मतलब ऐसा हो गया है कि storytelling on television has become थोड़ी simplistic, a little bit gimmicky. It's very frustrating for us sometimes. But the grammar has changed a little, whereas web series being a new medium is something where people are discovering themselves and are able to bring layers and nuances to their plots and to their characters the way it is much more challenging to do on television. मृणाल, इन्होंने एक तरह से एक अम्ब्रेला में ले आई ये साउथ एशियन स्टोरी टेलिंग. क्या वाकई में रिप्लेसेबल है कि हम पाकिस्तान का या कोरिया का शो ऑलमोस्ट एज इट इज़ यहाँ पे, या अभी भी और कुछ उसमें बारीकियाँ हैं जो इंडियन स्टोरी टेलिंग में, मतलब हमारे अपने हिंदी टेलीविज़न स्टोरी टेलिंग में? Okay, thank you, Satyam, and thank you everyone for being here. I think I'd like to also address what the question you asked earlier about boon or bane. I think I'm not sure, but probably many of you are aware that there's an ongoing discussion right now in our industry where we are talking about that why are our numbers not really good. You know, the numbers have not really expanded. In fact, in some cases, they seem to be diminishing. So then calling it a boon is not really, well placed, I would say. So I think what we really need right now is a very, very wholesome discussion on what needs to be done, how do we expand, and that can include, different kind of storytelling like the ones you mentioned, but it can't be narrowed down to just ki humko, because that would again be the same mistake that we've been making all along, कि एक तरह का सोप चल गया तो वैसे ही सोप्स बना दो. तो अभी पता चला कि हम पाकिस्तानी शोज बनाने लगे सब कुछ. That can't be the answer, right? The answer is always novelty. What are the new things that can be done? And you have to keep at it. We can't rest on our laurels and say कि हमने 2 shows अच्छे बना दिए, हो गया. It's an everyday changing scenario, and you have to up your game all the time. So that is the discussion that needs to, and I think Sweksha mentioned it, says, when do you say no? That is the biggest question. We have, I think, been saying yes too long, and the need of the hour right now for writers is to get the ability, bring it up, to say no. Brilliant. And a good point to actually get into the craft. गजरा, आपके दोनों शोज़, मतलब आपने बहुत सारे और भी लिखे हैं, पर ये 2 शोज़, एक जो अस्तित्व है वो आता है 2001 में, और उसके बाद बालिका वधू 2008. तो दोनों शोज़ के कॉन्टेक्स्ट में क्या आप प्रोसेस को एक बार, क्राफ्ट को ब्रेक डाउन करके, to begin with, you choose a subject for television. It can't be something that you would be able to go and make a film easily about, or an OTT show for that matter today. So what is it that goes into selecting a subject for television? What is it that then defines it into the next stage?
So in context to your own two shows, or if you want any one particular show also, how would you explain that? Very relevant question, particularly for me because over the years I have become more of a story person than I would say a complete television person who can who does screenplay or dialogue. So in any case, with dailies, we have become very compartmentalized and divided. But I would like to give the example not just of these two shows, but say around 2, 3 more shows, just to illustrate that, in my case, sometimes the subject chooses me and sometimes I choose the subject. It is, a two-way process. If you speak about Astitva, the concept was not mine, nor was Balika Vadhu for that matter. But your senses as a television writer do teach you that this subject has immense potential for that one magical word with which producers and channels are always talking about, which is longevity. You may have a fantastic idea, you may have a fantastic plot, but knowing how things monetize in the industry, it's very, very important that you see in that idea the potential to not just entertainment value, but also the potential to run a long course, which could be 8 years, as in the case of Balika Vadhu, or 3 years, 4 years, whatever. So it's also not necessary that a lot of people associate me with social issues, that I like to choose subjects which are based on social issues. Actually, उस choice के पीछे reason भी ये है कि आप जब एक social issue उठाते हैं तो आपको उससे related एक central track भी मिलता है, जो एक TV grammar के हिसाब से आपको एक central track की ज़रूरत होती है, और आपको सब tracks भी मिलते हैं because हर issue के बहुत से पहलू होते हैं. There's so many aspects to an issue. So you can tell various stories related to that issue. So after Balika Vadhu, I did a show called Molki, which intrinsically is about bride buying, which again, I felt the more I read about it, the more I researched that subject, I felt there was so much that was just waiting to be tapped. So it could be a social issue, it could also be a complex relationship issue, but which actually doesn't have any answers. I'll give you an example. I did a show called Silsila. Silsila around 2018, Badalte Rishton Ka. So the genesis of that was a debate which suddenly cropped up. हम कोई और शो कर रहे थे और मैंने एक सवाल पूछा और मुझे actually आज तक उसका जवाब नहीं मिला कि when a marriage crumbles, is it because of the entry of a third person that the marriage crumbles, or does a third person enter because the marriage is crumbling? ये एक ऐसा सवाल है जिसके आप n number of answers, permutations, combinations ढूंढ सकते हैं. There is no apparent right or wrong, but yes, there's a very strong moral author's voice, which I do like to speak in once in a while in my shows. So ये सवाल जो था, इसके basis पे ये subject choose हुआ कि let's explore an unusual situation जहाँ पे हम ये इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे. तो बहुत सी layers, बहुत से nuances मिलते हैं. Astitva was about age difference. In those days, I'm talking 20 plus years ago, it was very unusual कि जो protagonist है वो 10 साल बड़ी है to the guy she falls in love with and marries. In today's day and age also, in today's time rather, I'm doing a show where there's a 25-year difference between the hero and the heroine, so to speak.
there's a big class difference. So ऐसे subjects जब आप उठाते हैं या आपको लगता है कि इस पे शो बनाया जाए, तो आपको दिखता है कि इसमें लॉन्जिविटी मिलेगी, आपको बहुत सी लॉन्जिविटी मिलेगी. क्योंकि एक चीज़ मैं टीवी ग्रामर के बारे में जो सीखी हूँ ओवर द इयर्स, यू नो, when you write prose, sometimes we use brackets. So हम ब्रैकेट खोलते हैं, वो हमारी स्टोरी का बिगिनिंग होता है. लेकिन टेलीविज़न में सबसे ज़रूरी होता है आपका मिड पोर्शन, और एंड तो आप भूल ही जाएं. दैट इज़ गोइंग टू बी अ हरीड एंड ऑलवेज व्हेन द चैनल टेल्स यू नो मोर. So your mid portion, which is in any case always the most challenging part of a story to write, and which actually is taught to us through various books and through various workshops, that beginning middle end बहुत ज़रूरी होता है. लेकिन यहाँ का जो mid portion है वो सबसे चैलेंजिंग होता है. उसको आप कैसे हैंडल करेंगे या कर सकते हैं, इसकी जजमेंट आपको कॉन्सेप्ट चूज़ करते वक्त ही लेनी पड़ती है. सो यूनिकनेस ऑफ द कॉन्सेप्ट टू मी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया और कंसिडरेशन. ये जो पॉइंट अभी आपने कहा, ये एक एग्जाम्पल के साथ अगर आप सामने रखें, समझिए कि हम बालिका वधू लेते हैं जी कि एक इशू है, जी उससे जुड़े हुए आपके बेसिक 4 या 5 किरदार, और फिर जैसे आपने कहा कि हर इशू से जुड़ी हुई कई और पहलू होते हैं, तो वो अपने आप आपको और पात्र देते हैं. जी तो आपके पास एक भरपूर पात्रों की लिस्ट बन गई. आपने बिगनिंग भी कर लिया क्योंकि आपने इशू सबसे पहले सामने रख दिया. तो वो मिड पोर्शन क्या है जहाँ पे देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, जो आप कह रहे हो? जी एक्चुअली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि आपका शो कोई 8 साल चले. इतना फ्रैंकली सब हम इतनी होप लेकर चलते नहीं हैं शुरू में. 1 साल 2 साल, दैट्स द काइंड ऑफ प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ होप वी ऑल हैव. तो इन द केस ऑफ बालिका वधू, सब्जेक्ट इटसेल्फ, मतलब आप बचपन से शुरू कर रहे हैं, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्टोलन चाइल्डहुड. जिस हम सबके घर में बच्चे होते हैं, मतलब और कुछ हो ना हो, लेकिन बच्चों के लिए सब लोग जान देने को तैयार हो जाते हैं. एंड टू सी अ रॉब्ड चाइल्डहुड, मतलब वो ही अपने आप में एक इतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है कि बच्चे को जो घर की एक सिक्योरिटी होती है, वहाँ से उखाड़ के उसको आपने इन लॉज के यहाँ डाल दिया, जहाँ उसको वैसे रोल निभाने पड़ते हैं जो नॉर्मली लोग एडल्टहुड में निभाते हैं. तो वहाँ आपका बिगिनिंग पोर्शन तो फैंटास्टिक हो गया. मिड पोर्शन जो है, उसमें आप जर्नी ऑफ द कैरेक्टर, क्योंकि वो वैसी ही रह जाए लड़की, तो देन इट्स नॉट चार्मिंग. द चैलेंज इज दैट शी grows physically, she grows mentally, she brings about change around her, and उसकी कहानी में तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं. मतलब उसका इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल, उसके साथ जो हो रहा है और जो सोशल इशू से रिलेटेड है, वो तो सब पैरेलली चल ही रहा है. बट फॉर मी द वेरी सॉर्ट ऑफ हैप्पी अचीवमेंट ऑफ बालिका वधू वॉज कि हमने एक दादी सा जैसा कैरेक्टर जो शुरू में इतना डिसलाइक्ड था, इतना फियर्ड था, उस कैरेक्टर की भी हमने जर्नी कंप्लीट की, वेयर शी बिकेम द मोस्ट लवेबल मेट्रियार्क ऑफ द फैमिली. तो कैरेक्टर्स मिलते हैं आपको. सीरियस जो इश्यूज हैं बालिका वधू में, वो हमने शुरुआत में पैरेलल ट्रैक्स के थ्रू उसको डिज़ाइन किया था इस तरह से, बिकॉज हम ये भी चाहते थे कि लोग इन सीरियस इश्यूज़ को देखें, बट नॉट थ्रू द यंग एंड चेयरफुल ब्राइड जिसको पता ही नहीं कि बाल विवाह होता क्या है. तो हमने ये एक डिज़ाइन किया था शो इस तरह से कि ये अट्रैक्टिव भी हो, लोग देखें भी, और हम अपनी ऑथर्स वॉइस में भी बोल पाएँ. तो क्या आप कहोगे कि जो सिंगल प्रोटैगनिस्ट कहानी थी, उसे सिर्फ सिंगल प्रोटैगनिस्ट रख के मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट जैसी बनाया, तो आपको वो थोड़ा पैलेटेबल हो गया उससे शो?
डेफिनेटली पैलेटेबल हो गया. सिंगल प्रोटैगनिस्ट मतलब जैसे आज भी प्रोटैगनिस्ट आपको हर 3 सीन में नज़र आनी ही चाहिए, वो प्रेशर रहता है सब तरफ से, तो वो हमने डेफिनेटली किया. लेकिन हमारे थोड़ा सा स्मार्ट डिज़ाइनिंग थी, बिकॉज जो पावरफुल ड्रामेटिक ट्रैक्स थे वो हमने स्प्रिंकल किए थे और वो हमने धीरे धीरे अनफोल्ड किए थे, keeping that central bone of the robbed childhood bit. And also the way the character was designed. I am a great believer in designing a character, spending all your time in the initial phase and designing a character in such a way that you know the character will be lovable. तो अगर हम एक बड़ी सहमी सी कम बात करने वाली लड़की को प्रोटैगनिस्ट बना देते, तो चाहे वो 8 साल की थी, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट लोग थोड़ा सा उकता जाते उससे. तो हमने उसे डिज़ाइन कैसे किया? हमने उसको डिज़ाइन किया ऐसे कि भाई इतनी शैतान है, इतनी मस्ती करती है और उसको पता ही नहीं, उसको भूख बहुत लगती है, और वो मतलब वो बिल्कुल हमारे घर में जो बच्चियां नज़र आती हैं उतनी लवेबल और रिलेटेबल है, लेकिन उसकी सिचुएशन जो है वो अनयूजुअल है. तो वो जो कॉम्बिनेशन था वो वर्क किया. और एक एक फैक्ट मैं शेयर करना चाहूँगी. हम लोग कहते हैं कि हमारी प्रोटैगनिस्ट बहुत सहमी हुई होती हैं, वो कुछ अचीव नहीं करती हैं, दे डोंट स्टैंड फॉर एनीथिंग. दीज आर थिंग्स आई कीप हियरिंग अराउंड मी. तो हमने ऑलमोस्ट 2 साल तक बालिका वधू में एक ऐसा फेज़ किया था जिसमें कि हमारी प्रोटैगनिस्ट दुनिया भर के सोशल इश्यूज़ को हैंडल कर रही थी. मतलब हम ऑनेस्टली स्पीकिंग सोशल इश्यूज़ की लिस्ट बनाते थे कि ये हम कर सकते हैं, हमारे गांवों में क्या हो रहा है आजकल, दिस एंड लॉट ऑफ देम वर ऑल्सो रिलेटेबल टू द सिटीज़. तो हमने बाकायदा उस लिस्ट में से चीज़ों को लेकर ऑलमोस्ट 2 साल जब उसे सरपंच बिटिया बनाया, तो हमने इतनी कहानियाँ कहीं कि अगर उसमें से हर कहानी जो है उसका शो बन सकता है. तो वो एक अलग ही अपने आप में पैटर्न कहिए या मिसाल कहिए या एक बहुत अनयूजुअल 1.5-2 साल हमने निकाले बालिका के. एंड देन वी गॉट बैक टू द स्टोरी बिकॉज थॉट हमारा ये था कि आनंदी नीड्स टू हील फ्रॉम वॉट एवर हैज़ हैपन टू हर. So what is the message, what is the author's voice, what do we want to tell our audience? That it's not the end of the world if your husband dumps you. There is a life and you can live for others in the true and practical sense of the term. That was the phase when we made her do all this and then went on to the next phase. एक चीज़ मैं दर्शकों के लिए थोड़ा अंडरलाइन करना चाहूँगा इनकी बातों से कि शो है बालिका वधू, है वो बाल विवाह के बारे में, लेकिन इनकी बातों में आपने नोट किया कि जो फोकस था वो एक बचपन जो नहीं मिला उस पर था. तो एक आपकी रीत है जो गलत है, जो कि बाल विवाह, लेकिन शो सिर्फ उस बारे में होते हुए उस बारे में ही नहीं सिर्फ बात करा. उसका ज़रिया ये है कि एक बच्ची का बचपन छिन गया है, ये उसका ज़रिया है जिसके थ्रू वो कहानी कही जा रही है. तो कई बार जो नए लेखक इश्यूज़ के ऊपर चीज़ें बनाकर प्रेजेंट करते हैं चैनल में या प्रोड्यूसर को, तो वो इस बारीकी से कहीं ना कहीं चूक हो जाती है उनसे कि आपने एक इशू ले लिया और आप उस इशू को ही लेके आगे बढ़ जाते हैं कि बस रेवोल्यूशन आप ही लेकर आएंगे अब. जबकि शो एट द एंड ऑफ द डे, अगेन इनकी ही कही हुई बात पे मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा, शो एंटरटेनिंग होना चाहिए. क्योंकि वो टेलीविज़न है, वो आप अपने घर में देख रहे हैं. आपको अगर सुबह शाम कोई सिर्फ आके कहे कि चलो उठाओ हथियार और निकल पड़ो, काम नहीं बनता, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है. तो ये छोटी सी बारीकी है जो बहुत समझने वाली चीज़ है कि आप एक सब्जेक्ट उठाते हो जिसमें एक इशू है. नो डाउट वो इशू बहुत बड़ी चीज़ है, उसी के बारे में आपको बात करनी है, लेकिन उसके बारे में क्या बात कहनी है उसका एक ज़रिया आपको ढूंढना पड़ता है उसी परिवेश में. वो चाहे पात्र के थ्रू हो या एक ट्रैक के थ्रू हो
या एक जो ताना बाना आप 4-5 कैरेक्टर्स का बुनते हो उसके थ्रू हो, कि इन्होंने मेन कैरेक्टर के अलावा 2-3 कैरेक्टर ऐसे भी बनाए कि जिन पे क्या असर अदरवाइज हो रहा है उस जिंदगी का, उसके थ्रू भी वही बात को दर्शाया जा रहा है। इसी से मैं मृणाल आपके तरफ रुख करता हूँ। अगर हाल में लिया जाए तो नज़र हो या नागिन, ये एक अलग ही जानर हो जाता है। तो इस जानर के कॉन्टेक्स्ट में क्या ये सब कही हुई बातें एज इज लागू होती हैं, या कुछ एक अलग सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखते हुए आप एक शो को सेट करते हो, जो जिसका जानर कंप्लीटली अलग है? वो प्राइमरीली एक थ्रिलर है, उसमें फैंटेसी भी है, उसमें सुपरनैचुरल भी है, तो रियलिटी से कहीं थोड़ा हटके तो है, पर लेकिन फिर भी उसको इस तरह से बुनना कि वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाइबल हो जाए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि हम रोज़ आते हैं घरों में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या? मुझे नहीं पता सोशल इश्यूज हम हैंडल करते हैं कि नहीं इसमें, लेकिन सो कमिंग टू नागिन, आई थिंक व्हाट वाज इंटरेस्टिंग अबाउट नागिन वाज दैट it's rooted, so rooted in our folklore, that there is tremendous identifiability with it. Uh, the moment you say Nagin, I think every Indian knows, acha, a woman who turns into Nagin, wo badla lene aati hai. And this concept has been kind of resurfacing on, even in our television industry repeatedly. And yet it's watched every time that it's come, and it's always been successful. Because I think there's the rootedness of that, the concept of the Nagin is what really helps a lot. In Nazar, it was a different scenario. Nazar was an unexplored territory in that sense. For the longest time, if I'm sure you all remember that, there was a reluctance and a pushback to do any kind of supernatural on television for quite a while. So, other than Nagin, तो नज़र के लिए हमें काफ़ी वक्त लगा, and honestly Gul and I were very surprised when Star said yes to it. Of course they gave us a really late night slot, 11. लेकिन doing that show actually, there were a lot of learnings in how to do this, a show of this genre. What happens? How do you keep audience hooked? See, people who watch this kind of a genre, they are coming for different kind of things. It would be a mistake to think of this genre as it's a family drama जिसमें supernatural है. It's not that. It's a supernatural show in which there are families, there are relationships. So the approach has to be from that side. People who are watching these genres, they are coming for the entertainment value of seeing new things, unexpected things, pace, the novelty of ki kya twist hoga. That is the kick, and that's the primary thing in this genre. So we have to constantly keep that. Of course, it is rooted in some human emotion or the other, because you're talking about, generally you will have a family that is, or a character who is stuck in some kind of a supernatural or a fantasy situation, or is unfolding some kind of a supernatural situation. So the situations are fantastical. They are obviously not really grounded in reality in that sense, but that's the novelty of it. But the emotion is always real. So it's either, someone is protecting a family member or protecting themselves, or how are they overcoming their fear. They're very, very, what would I say, very basic emotions that are attached in this. It's, fear, confidence, faith, stuff like that, which you address and you kind of look within yourself when you watch these. Would I be able to face a situation like this, and what would I do? So it comes from there. तो इससे जब आप समझिए कि डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपकी शुरुआत, आप कह रहे हो कि सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि हम एक जानर सुपरनैचुरल ले रहे हैं, और उसको आप स्थित कर रहे हो हमारी अपनी कॉमन एवरीडे रियलिटी में। तो ये जो रियलिटी है, इसे आप सुपरनैचुरल की तरह के बेस पे बना रहे हो, या
सुपरनैचुरल को इन पात्रों के बेस पे बना रहे हो. If you get me, कि in the sense you just said कि there is no grounded reality to it, but जो emotions हैं वो real हैं. तो आपकी कहानी जो define हो रही है वो तो emotion से ही हो रही है. उसका जरिया supernatural है. ये यही कहना चाहेंगे आप? ओके. नागिन में, नागिन के कॉन्टेक्स्ट में मेरा सवाल ये है कि आपने एक ग्राउंडेड रियलिटी, मतलब एक नोन मिथ को ले लिया जो कि सब जानते हैं. उसका इमोशन बहुत सिंपल, उसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है उसी मिथ से जुड़ा हुआ, वो है बदला. तो ये बदले की कहानी होगी एक तरह से. Founded on that, yes. So how would you approach your characters? How do you shape those characters from a pure craft point of view? Okay, so I'd come to Nazar first, Satyam, and then Okay, we can do okay. that. So I'll tell you. नजर का एक छोटे से अगर उसमें आप डिफाइन करो कि what was नजर about? Correct. Okay. So I just want to go back a little and talk about how did Nazar come about. Okay. So you know, again addressing the earlier question कि हमको क्या करना चाहिए, what are the new ways, what are the new kind of concepts that we can bring out, right? तो उसमें ये एक discussion हम कुछ लोगों के बीच में था कि why aren't we doing something with नागिन इतना अच्छा चल रहा है, but there are other creatures, there are other myths, there are other tropes in our folklore, you know, all around the country, different versions है उसके जो लोग सुनते हैं, जो you know बच्चों को सुनाते हैं कहानियाँ वगैरह. So we've all heard it, right, in different ways. So why aren't we expanding on that? I'm sure everyone has seen, you know, what were earlier the Dracula movies. जो vampires, so बहुत ही basic होते थे, but look at how the universe has expanded. And abhi Twilight, and there are, you know, vampire romances, there are vampire detective shows, there's every variety of it, right? हम जो है, हमने हमारे ये जो interesting tropes है, उन्हें expand नहीं किया. We did not have a universes created around those. So the thought came from there. Let's look at this in a new way. How can we make a completely new universe and tell a story around that? So obviously, फिर उस हिसाब से characters create करने पड़े. They would have to have some relatability. So in Nazar, if you see, it is a family. It's a family, regular family, which is stuck in a situation जहाँ पर एक Diane उनके family, इनके घर में आ जाती है. And she is blood related to them in some way, and which comes out later. Lekin, what happens when a supernatural character enters your regular life is how we approached it. And of course, because it was a supernatural character, there were always some kind of a supernatural situation that unfolded. But the family, the humans in this case, were reacting to it in what they understood as people, as you and me, right? So how would they react to it? So the clash of these is what created the drama. हीरो या हीरोइन कौन थी? डायन हीरोइन थी इसका मतलब? क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स रिएक्ट कर रहे हैं. Correct, yeah, yes, that happens. So जैसे नागिन है, नागिन positive है, but नागिन is your protagonist. In Nazar, see, there we had a hero and heroine, but I think the Diane became more popular. I did Divya Drishti, I did Jadoo Hai Jinka. In Jadoo, in fact, it's always I think the character with a little edge that stands up in this genre. So in Jadoo Hai Jinka, for example, the hero was a half creature and half human. So his struggle was internal. Which side should he go on? Choose the dark side, which gives him the power, or choose the light, which is human, which is connected and rooted with his family. So that struggle became the drama. Okay. आपकी कही हुई बात पे आता हूँ. कैरेक्टर, आपने कहा कि कैरेक्टर डिज़ाइन करने में सबसे एक बहुत ज़्यादा उसमें काम भी जाता है और
वो बहुत एक अहम पार्ट हो जाता है कि आपने इशू आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उसका एक ज़रिया आइडेंटिफाई कर लिया, अब कैरेक्टर पे आते हैं जो कि आपको एक कितने लॉन्गर तक आपको वो मदद करता रहेगा। उससे जुड़ा मेरा सवाल ये है कि जब आप ये काम कर रहे हो तो क्या कैरेक्टर प्लॉट पे हैवी हो रहा है या प्लॉट कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है I एज think- a yeah. purely as a writing element? Right. I think it depends on the genre of your story because if you are, for example, writing about the kind of shows which Mrinal mentioned, then your plots are very important because you have an idea, you have an interesting character, definitely, but your plot, according to me, would be very, very important because there's a thrill. The thrill factor is very high in a show like that. In the kind of stories that I do, the character is more important because I mean there are people who have even said कि आपके shows में तो कुछ होता नहीं है, which means the plots are definitely less important, but they still, I would like to believe, enjoy watching them for the way it is unfolding in terms of a character placed in a very unusual situation. वो कैसे रिएक्ट करेगा या रिएक्ट करेगी. तो फॉर मी कैरेक्टर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड उसमें जो जर्नी है कैरेक्टर की वो बहुत कॉन्शियस प्लॉटिंग होती है बिकॉज वेरी ऑफन it happens with the best of writers and with the best of television shows. We tend to get stuck and keep, you know, a repetitive pattern of, क्योंकि एक situation, interesting situation चल गई अगर, उसकी ratings आ गई और उसके बारे में चर्चा होने लगी, तो हम उसी को फिर बार बार अलग अलग तरीके से थोड़ा सा smartly repeat करने लगते हैं. तो avoiding repetition of even the most popular of dilemmas and situations that we create and creating a conscious journey for the protagonist, particularly for the protagonist. क्योंकि बाकी जो characters होते हैं वो सहायक होते हैं उसके उस journey में, कुछ pro होते हैं, कुछ against होते हैं, वो पूरी एक sort of chart बनाई जाती है. And it's a good way of doing things. अलग अलग tracks बनते हैं, कौन से track सेंट्रल कैरेक्टर के किस ट्रैक के साथ कब कोलाइड करेगा और कब नहीं करेगा, ये सारी एक पेपर एक्सरसाइजेस जो होती हैं विच आर वेरी वेरी यूजफुल व्हेन अ शो इज बीइंग कंसेप्चुअलाइज्ड. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक कैरेक्टर से प्लॉट्स निकलते हैं इन द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आई पिक अप. अपने आप ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता है कब 2 साल निकल गए और 3 साल निकल गए. बट कोई एग्जाम्पल? ओके, सो अभी जो मेरा ऑन एयर शो है ना उम्र की सीमा हो, तो एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़की की कहानी है, सो मच लाइक व्हाट यू डिड इन जस्सी, कि और वो उसको एक अपनी ऑनेस्टी की वजह से एक चांस मिल जाता है टू वर्क इन अ बिग कंपनी जो वो एक्चुअली कभी भी सोच नहीं सकती थी. एंड शी इज़ ऑनेस्टली नॉट दैट कॉम्पिटेंट ऑल्सो, बट हर ऑनेस्टी इज़ हर वेरी बिग वर्च्यू. सो ऑनेस्टी बीइंग हर वर्च्यू, ये हमारा कैरेक्टर हो गया. ये कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को एक चांस मिलता है एक बहुत बड़े ऑफिस में काम करने का. अब ऑब्वियसली व्हेन सच अ कैरेक्टर एंटर्स अ सिचुएशन लाइक दिस, उसके देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल इन दैट ऑफिस who will feel कि what the hell, अच्छे अच्छे लोगों को ऐसी नौकरी नहीं मिलती. On what basis? Just because she was honest and some in one incident and the owner of the company was very impressed with her. So they are trying to make life difficult for her. So ये एक हमारी situation हो गई. अब हम जब इसकी weekly plotting करेंगे, आजकल तो ये हो गया है कि हर episode को एक theme देनी पड़ती है. ये एक नया trend है. To cope with new ways of measuring TRP. तो उसमें ये है कि ये कैरेक्टर जब इस सिचुएशन में आया तो वीकली में हमने क्या डिसाइड किया, विधि finds it very difficult to cope up with an office that she is not familiar with and makes many enemies.
ये हमारा वीक का थीम हो गया। Okay. अब वीक के I'll थीम में I'll हम just interrupt you ब्रेकअप here, करते okay? हैं। Further जी। down, we'll just break it down further. आपका शो का क्या वो है डेफिनेशन है? इस शो की इस शो डेफिनेशन की एज द टाइटल सजेस्ट कि ना उम्र की सीमा हो, इट्स अ लव स्टोरी Okay. and Of an it's underconfident girl. of an underconfident girl, but our character is a love story. It is not the girl, because it's as much about a man who feels that he's past the age of settling down, so to speak, in life. But love does find its way, and what is important in a relationship of love is meeting of minds, not age. So, author's voice, which we are very, very sure that this is what we want to say through every episode, whether it is articulated or not. But हम ये कहना चाहते हैं कि उम्र की सीमा को लांघा जा सकता है। ये हमने कहा, प्रोटैगनिस्ट क्योंकि हमको रखनी है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी कहनी है, तो वो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी जो है कहानी अनफोल्ड हो रही है। तो अगेन स्ट्रक्चरली अगर आप देखिए तो आपकी एक कैरेक्टर को लेके आपने एक कहानी बुनी है जिसमें कि कैरेक्टर आपका अंडर कॉन्फिडेंट है और उसकी एक लव स्टोरी है। जी। उसके बाद आपने एक जर्नी के लिए लड़की की टू एक्सप्लेन दिस की अंडर कॉन्फिडेंट लड़की की जर्नी कैसे होगी इस लव स्टोरी में जी। आपने वीकली प्लॉट्स बनाए जी। और फिर उसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे आप जी। एपिसोडिक प्लॉट्स में। बिल्कुल। क्या इस चीज से कहीं ना कहीं असर पड़ता है कहानी आपकी जो एक्चुअल ओरिजिनल कहानी है उसके कहने पर, या ये सिर्फ स्ट्रेंथन ही करेगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल कि हमारा स्ट्रक्चर हमें पता है कि हम टेलीविज़न में वीकली 5 या 6 एपिसोड करेंगे, तो हमारी कहानी एक सर्टेन पेस पे, जो ओवरऑल कहानी है वो सर्टेन पेस पे चलेगी, जिसे हमने फर्दर अब प्लॉट करके वीकली प्लॉट्स में डिवाइड किया। क्या ये वीकली प्लॉट्स कभी कभी उस लार्जर प्लॉट को वीकन कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं? जरूर ये मतलब ये अच्छी राइटिंग और बुरी राइटिंग की बात नहीं, ये मैं अगेन एज अ सिर्फ एज अ अप्रोच टू राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ आई थिंक यहाँ पर पेस जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि राइटर अगर ग्रीडी हो जाता है या टीम ग्रीडी हो जाती है, कभी कभी ये भी होता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज़ है, चलो इसको लंबा खींचते हैं, ये बहुत सुनने में आता है, तो हम उस चीज़ को जितना जितना वो होल्ड कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा हम उसको स्ट्रेच कर देते हैं, बिकॉज वी फील इट्स वर्किंग, और फिर वही चीज़ उल्टी हो जाती है क्योंकि लोग कहते हैं कि यार बार बार वही दिखा रहे हैं। सो at any given point of time in a television series, I believe it is very important to have all your goalposts clear. मतलब अगर मैं आज अगले हफ्ते का एपिसोड लिख रही हूँ स्टोरी, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस मंथ के एंड तक मैं अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पहुँचना चाहती हूँ, 3 months के एंड में कहाँ पहुँचना चाहती हूँ स्टोरी वाइज, 6 months के बाद भी एक धुंधला सा मुझे दिखाई देना चाहिए भले ही कि होराइजन पे क्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है। इसको अगर ऑनेस्टली फॉलो किया जाए, ऑफ कोर्स हैविंग सेड ऑनेस्टली फॉलो, वी आर नॉट द ओनली वंस टू डिसाइड, पूरी टीम होती है, रेटिंग्स बहुत बड़े हवा हो जाता है एक्चुअली, तो हम उस पर प्रिपेयर्ड रहें कि हमें हो सकता है चेंज भी करना पड़े। तो वो डिस्क्लेमर डेफिनेटली है कि हो सकता है हमें चेंज करना पड़े, पर दैट डजंट मीन कि हम हर हफ्ते सिर्फ ये बैठकर डिसाइड करें कि यार कुछ अच्छा हाई पॉइंट सोचते हैं, वो वील वर्क बैकवर्ड्स। दैट इज समथिंग विच आई रियली डोंट लाइक टू डू। आई फील राइटर के दिमाग में वो हाई पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, आप उसे फॉलो कर पाएँ न कर पाएँ या किस पेस पे कर पाएँ, दैट्स अनदर स्टोरी। तो इसी से अब हम मूल उस पर आते हैं जो मेरे हिसाब से जो मास्टर क्लास का मेन एलिमेंट होना चाहिए
क्योंकि टेलीविज़न राइटिंग में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ ये है कि आपका बहुत बढ़िया इशू हो सकता है, आपका बहुत अच्छे कैरेक्टर होते हैं, लेकिन आप पे सस्टेन करना है। आपको रोज़ सस्टेन करना है, आपको हफ्ता दर हफ्ता सस्टेन करना है, आपको महीना दर महीना सस्टेन करना है। और जहाँ सस्टेनेंस की बात आती है, स्टिकीनेस की बात आती है, लोगों को बांधे रखने की बात आती है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर एपिसोड का वो मायने रखता है। और दिन ब दिन एक्चुअली हम टेलीविज़न में एक और चीज़ नोट कर रहे हैं, जैसे ये भी कई बार कह चुकी हैं कि पेस अब बहुत ज़्यादा मतलब वो होने लगा है, हावी होने लगा है। तो उसमें हमारा स्ट्रक्चर जो है वो अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसकी खामियां भी होती हैं उस पर, लेकिन उसी में क्राफ्ट वही है। तो मृणाल, आप अपने किसी भी एक शो का एक एपिसोड ब्रेक डाउन करके इस पूरी प्रोसेस को अगर आप समझाएं कि स्ट्रक्चरिंग एन एपिसोड, और इसमें जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि टेलीविज़न में हमारे यहाँ 2 फॉर्मेट्स मोटे मोटे तौर पे फॉलो होते हैं, एक आधे घंटे के एपिसोड का और एक 1 घंटे के एपिसोड का। नागिन 1 घंटे का एपिसोड हुआ करता था, वो वीकेंड पे 2 दिन आया करता था, जबकि बाकी जो डेली सोप्स होते हैं वो लगातार आपको मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आधे आधे घंटे के एपिसोड्स होते हैं। और इनकी दोनों की स्ट्रक्चरिंग कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली इसका क्राफ्ट ही अलग है दोनों स्लॉट्स का। तो आपने दोनों ही किए हैं, तो पिक वन एंड जस्ट टेक अस थ्रू लिटरली कि जैसे आप एक क्लास को टीच कर रही हैं कि ये इस तरह से स्ट्रक्चरिंग होती है एक एपिसोड की, और उसके क्या कारण हैं वो भी पॉइंट आउट करते रहिए प्लीज। So Nagin डिस्कस कर सकते हैं हम, because that's and he is 1 तो hour. नागिन 1 घंटे का एपिसोड है, हाँ, 45 minutes. 45 मिनट्स का, और हफ्ते में 2 एपिसोड होंगे। तो आप फ्राइडे सैटरडे देखेंगे और फिर आप सीधे नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे देखेंगे और फिर सीधे नेक्स्ट सैटरडे संडे। तो आपको ऑडियंस को वापस लाना है 1 हफ्ते के बाद। ये दिमाग में ध्यान रखने वाली बात है जब आप स्ट्रक्चर कर रहे हैं अपने एपिसोड्स। In a typical Nagin episode, I would say that there are actually 3 layers. एक तो of course आपकी broad story है, जैसे नागिन आई है इस घर में, उसे बदला लेना है, उसे पता करना है पहले तो कि कौन है जिनसे उसे बदला लेना है। तो ये एक लार्जर आर्क हुआ जो जिसका जैसे गजरा मेंशन दैट वी हैव अ गोल पोस्ट कि हम 1 महीना या 2 महीने के एंड में इसको वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ उसे पता चल जाएगा। सो एक वो ट्रैक जो है आपका चलते रहता है, बिकॉज शी हैज़ टू कॉन्स्टेंटली फिगर आउट एंड शी इज़ कॉन्स्टेंटली मेकिंग अटेम्प्ट्स टू फिगर आउट. So that is her own journey, sometimes in secret, right? So it's all those scenes in that sense have to be crafted accordingly, क्योंकि वो उसके बारे में सबके साथ बात तो नहीं कर सकती है. So that's a different kind of scene journey that will happen. The second is where she also has to be a part of the family and she has to figure out relationships with them. तो वो एक journey होती है which can be a shorter journey also, कि जैसे उसे पता चला कि इस फैमिली में एक कोई क्राइसिस है तो वो हेल्प करना चाहती है. वो क्राइसिस हो सकता है कि वो सिर्फ 2 एपिसोड सस्टेन करे और वो उसमें क्या करती है और वो हाउ शी फिगर्स आउट. और तीसरा है विच इज़ एन एपिसोडिक प्लॉट, वेरी वेरी इसेंशियल इन 1 hour वीकेंड्स, कि एक एपिसोडिक भी आर्क हो, एक प्लॉट हो, कि वो स्टार्ट जनरली always works, start with a big visual, start with what is it that you're going to handle in this episode. What is it? She is going to be thrown off a cliff, बता दो पहले ही ये एपिसोड में आप हैंडल कर रहे हो, दिस इज हर क्राइसिस और दिस इज हर सिचुएशन इन दिस एपिसोड. तो वो जो है, तो आपने देखा 3 लेयर्स पे वो ऑपरेट कर रही है. एक तो उसे शायद अपना एक पर्सनल क्राइसिस उस एपिसोडिक लेवल का सॉल्व करना है, एक दूसरा है जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का प्रोग्रेशन है, और तीसरा है विच इज़ गोइंग टू हैंडल हर लार्जर आर्क, कि उसे किससे बदला लेना है वो उसे पता चलेगा, एटलीस्ट एक स्टेप आगे बढ़ेगी वो इन एवरी एपिसोड.
So I think Ekta rightly says कि every Nagin episode is a movie. You know, it's literally like writing a film. And ऐसा actually the more number of seasons that have happened, it's become even more so, because obviously क्योंकि इतने we already have such a library of so many episodes that have already been done. Every time to figure out that, oh, something that has not been done before becomes even more challenging, right? So उसमें जो है trying to figure out कि क्या situation create कर सकते हैं या क्या dilemma हो सकती है उस episode की, that is the challenging part. So writing, I would say that you have to have an episodic plot for sure, which starts and ends in that episode or maximum in the next episode, but उससे ज़्यादा नहीं. और एक larger arc होगा और एक अपनी personal journey भी होगी. So all of these things have to be handled within every episode. You cannot miss out on that. ऐसा नहीं हो सकता कि एक episode में हो कि सिर्फ अपना जो है personal vendetta ले रही है और बाकी सब कुछ stand still पे रख दिया आपने. आपको तीनों चीज़ें जो है साथ में लेकर जानी है. And also, again, because it's a weekend, every episode needs to have a hook for the next episode. And the second episode of the week definitely has to have a very big hook, क्योंकि नहीं तो next week नहीं आएंगे कोई. तो these are the challenges of writing and 1 hour episode particularly. इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग छोटी सी बात ये कहते हुए गुजर गई जो अगेन ध्यान करने की है कि इन्होंने कहा वो पर्टिकुलरली 1 hour स्लॉट के कॉन्टेक्स्ट में कि इट हैज़ टू हैव अ बिग विजुअल टू ओपन विद. और इस चीज़ को अगर थोड़ा और मैं ब्रॉडन अप करूं तो टेलीविज़न में बहुत ज़रूरी है, मतलब वैसे तो ये राइटिंग की भी एक वन ऑफ द बेसिक्स है ओवरऑल राइटिंग का, कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है या आपका उसका सल्यूशन है या आपको उसका एक जर्नी है वो विजुअल होनी चाहिए. कई बार नए राइटर्स ये गलती कर बैठते हैं कि वो समझाने में और बातों में चीज़ को बनाते हैं, प्रॉब्लम हो या उसका सल्यूशन हो, लेकिन वो फिर डिस्कशन वाला एक डायलॉग सीन के उसमें ही कन्वर्ट होता है. उसमें विजुअल कुछ नहीं है, उसमें एक्शन कुछ नहीं है. और टेलीविज़न क्योंकि अगेन बात इसकी है कि आपको पहले तो ऑडियंस को गिरफ्त में लेना है, फिर उन्हें बिठाए रखना है और फिर अगले हफ्ते या अगले दिन वापस आने पे मजबूर करना है. तो उसमें विजुअल बहुत अहम पार्ट प्ले करता है. बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी सिचुएशन है उसमें विजुअल प्ले आउट की गुंजाइश बहुत ही क्लियर कट होनी चाहिए. इन हाफ एन आवर एपिसोड अगर सिंस जानर वही है तो उसमें क्या चीज़ें कम हो जाती हैं, क्या चीज़ें अलग से आ जाती हैं? थोड़ा सा वक्त ज़्यादा मिलता है, एज इन अगर आप एक प्लॉट बता रहे हो तो शायद आप उसको 4 या 5 एपिसोड्स में स्प्रेड आउट कर सकते हो. लेकिन बिग विजुअल फिर हर एपिसोड में चाहिए इन दिस जॉनर पर्टिकुलरली. तो हर एपिसोड में एटलीस्ट 1 or 2 विजुअल्स विच द ऑडियंस विल से अरे ये नहीं देखा पहले. That has to always be the attempt. I'm not saying we are successful every time, but attempt तो वो होना चाहिए definitely कि कुछ ना कुछ एक नया visual और कुछ एक नया situation आप every episode में लाएं. in half an hour episodes possible नहीं होता कई बार कि आप episodic कोई एक plot ख़त्म करें, but again in this genre definitely उतना तो होना चाहिए कि आप 4 या 5 एपिसोड में वो ख़त्म करें, बिकॉज स्पेस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल इन दिस जॉनर. वी कैन नॉट हैव अ प्लॉट जिसमें it lingers on for 1 month, for example. So pace, unpredictability, twists and turns, constantly, in fact, you have to stay one step ahead of the audience. If the audience is expecting कि you're going to go in this direction, you have to go in the other direction. And then figure out how you're going to come back, because a lot of times we jump into things not really knowing. And that's one of the tricks and one of the secrets, I would say, that I want to share today. That the one thing
if you were to ask me what is it that really helps in the genre, and that is go to impossible situations. Do not fear. Do not fear jumping into things which you feel cannot be solved. Take it to that edge. To you know, if you all have seen the movie Gattaca, it's a very, very popular and very, very good film in my mind. But Gattaca film में एक बहुत अच्छी लाइन है. वो दो भाइयों के बीच में एक सीन है जहाँ पर एक भाई है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इज़ वेरी फिट, ही इज़ वेरी कम्पिटेंट. दूसरा भाई है वो वीक है, फिजिकली वीक है, और उनके बीच में ये होते रहता है कि वो हमेशा जो है सी में, ओशन में जा तैरते हैं और देखते हैं कि कौन ज़्यादा लंबा तैर सकता है. एंड हमेशा जो है जो वीकर भाई है ना वो जीतता है, और वो बड़े भाई को बहुत खुंदक होती है कि क्या है, मतलब ये क्यों जीतता है मेरे से, ये तो इतना कमज़ोर है. पर बहुत साल गुजरते हैं, वो मिलते नहीं है, फिर बहुत सालों बाद वो मिलते हैं, एंड ही द ब्रदर सेज कि लेट्स डू इट अगेन, एंड ही वापस वो रेस करते हैं और वापस जो है वो यंगर भाई ही जीतता है. और तभी वो बड़ा भाई पूछता है कि व्हाट इज़ इट, व्हाट डू यू डू दैट यू कैन स्विम farther than me? And the younger brother says, I don't keep anything to come back. That's a very important line in this genre. That don't worry about television में हम लोग obviously because you're also thinking ahead, you're also thinking कि अरे अभी ये सिचुएशन क्रिएट करेंगे लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिर बाद में वो रियल भी लगना चाहिए, बिलीवेबल भी लगना चाहिए, और ये सारे जो है वो नॉर्मल फैमिली ड्रामास की प्रॉब्लम्स है. बहुत ही कॉमन फीडबैक जो आता है चैनल से इज़ दैट बट विल इट बी बिलीवेबल. तो थिंग्स इन दिस जॉनर थैंकफुली वी हैव द लग्जरी कि इट डज नॉट हैव टू बी बिलीवेबल. एंड what really works for people, because people are coming to see impossible situations, they want to be surprised, they want to be thrilled, they want to be say like, oh my god, ye kaise ho gaya. So give it to them na. You can't make things very comfortable and convenient and go halfway. Go whole hog. That is the biggest secret. इसी बात को एक और तरह से भी अगर मैं आपके लिए सामने रखूं तो हमारे टेलीविज़न में एक लाइन बार बार रिपीट होती है कि स्पेंड योर स्टोरी, डोंट होल्ड बैक योर स्टोरी. जो पेस मेंटेन करनी है हमको डेली और हफ्ते दर हफ्ते, उसमें ये इस डर से कि कहानी खर्च हो जाएगी. हम यहाँ तक पहुँचना चाहते थे, हमने सोचा था कि हम महीने के एंड में इस पॉइंट पर पहुँचेंगे कहानी के, लेकिन जब आप उसको जैसे पहले बता रही थी कि आप उसको फर्दर ब्रेक डाउन करोगे वीकली प्लॉट्स में, फर्दर ब्रेक डाउन करोगे एपिसोडिक प्लॉट में, तो कई बार ये होता है कि बहुत कुछ कहते हुए आप आगे बढ़ते जाते हो और आप रियलाइज़ करते हो कि जो चीज़ आप सोच रहे थे महीने के एंड में जहाँ पे पहुँचेंगे, वो शायद सेकेंड वीक या थर्ड वीक के एंड में बात वहाँ तक जा रही है, चली जानी चाहिए. ऐसे में ये सोचना कि नहीं हमने तो महीने के एंड में सोचा था, वो नहीं चलता. आपको वो बात कह देनी है थर्ड वीक में ही और फिर आगे का सोचिए और जोड़िए. कहानी खर्च करते हुए चलना, यानी कि आप ये एक बहुत बड़ी चीज़ है टेलीविज़न में कि तब आप अपनी ऑडियंस को अपने साथ रख सकते हैं, वरना वही चीज़ बोरिंग हो जाती है. वही चीज़ एपिसोडिक लेवल पे भी आती है कि कई बार हम सीन्स जो जैसे ये एक्शन है, विजुअल है, इन चीज़ों पे इसलिए भी तवज्जो देनी पड़ती है क्योंकि अगेन वही चीज़ है कि आप इस डर से कि आपके पास कुछ बचेगा नहीं कहने का, आप ना कहें ये नहीं पॉसिबल है, या आप कम कह के आगे बढ़ें, ये चालाकी नहीं है, ये बेवकूफ़ी हो जाती है टेलीविज़न में. कई बार फिल्मों में हम ये चालाकी करते हैं कि हम कोई बात पूरी ना कह के थोड़ा और आगे तक ले जाते हैं कि इंटरवल के बाद इस बात को सामने लाएंगे. इट माइट वर्क. इन टेलीविजन इट विल नेवर वर्क. आप मतलब वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं सीरियल. वो जो इंटरवल के बाद का सीन था, मतलब कि आपका नेक्स्ट वीक वो एपिसोड आता तो वो पता चला कि इसी हफ्ते में आपका शो बंद हो सकता है क्योंकि आपने वहाँ तक ऑडियंस को होल्ड ही नहीं करा. तो स्पेंडिंग अ स्टोरी और गोइंग द होल हॉग जैसे ये कह रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है. एक सवाल लास्ट मुझे आपसे, आपने जो 1 आवर
फॉर्मेट के कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि आपके 3 प्राइमरी एलिमेंट्स हैं उस एपिसोड को बांधने के लिए, एक लार्जर आर्क, एक एपिसोडिक प्लॉट और एक कैरेक्टर की अपनी जर्नी में जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो रिश्ता बनाना हो, चाहे कोई क्राइसिस सॉल्व करना हो या जो भी हो। तो इसमें क्या इंटरचेंजेबल भी होते हैं कभी कभी चीज़ें, कि आपका लार्जर आर्क का जो भी एलिमेंट था वो आपका एक्चुअली एपिसोडिक प्लॉट बन जाए, जो आपकी क्राइसिस थी वो कहीं ना कहीं एक पर्सन उसमें ही जुड़कर वही आपको एक लार्जर आर्क की रिप्लेसमेंट दे दे। Yes, yes, absolutely. Like what Gajraj mentioned earlier, कि you know, if you graph it out, कि ये जो है यहाँ जाकर ख़त्म होगा, इससे ये कनेक्ट होगा, या कहीं जो है जो पर्सनल आर्क में जो है कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी which will then become the primary thing of the bigger arc. So ये तो obviously interchangeable है because that is how you weave the plots, right? क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप 3 completely disconnected tracks चलाओ, तो वो कहीं ना कहीं तो connect होते ही हैं। Sometimes of course मतलब and वो भी हो जाता है कहीं कहीं कि कोई एक ट्रैक जो है मे बी वो उतना नहीं चलता जितना बाकी 2 चल रहे हैं, तो आपको उसको कल्मिनेट भी किसी तरह करना है ताकि, लेकिन विदाउट रियली शेकिंग अप द अदर 2। तो वो कैसे, दैट इज़ द आई थिंक द बिगेस्ट वर्क इन राइटिंग एन एपिसोडिक वीकेंड 1 hour, बिकॉज वो लिटरली जो है फिल्म स्क्रिप्ट की तरह सोचना पड़ता है कि स्टार्ट एंड एंड काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि आपको वो उसी में सब कुछ सॉल्व करना है, इंक्लूडिंग द लार्जर ट्रैक। कि अगर आपने डिसाइड किया कि लार्जर ट्रैक आप यहाँ से यहाँ ले जाने वाले हो इस एपिसोड में, और वो किसी तरह हिल रहा है बिकॉज आपका दूसरा ट्रैक नहीं सपोर्ट कर रहा है उसे, तो भी आपको जो है फिगर आउट करना है कोई दूसरा रास्ता ताकि वो कल्मिनेट हो उसमें। तो ये दिस इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, लेकिन ऑल्सो मोस्ट एक्साइटिंग, क्योंकि it's literally sometimes you feel like you're solving it's like a graph and you need to figure out, like it's a mathematical equation almost. What works in this mostly, and as writers I'm sure that you all will appreciate that it is always instinctively you know that कि ये, जैसे what you were discussing earlier, that ये track अभी हो गया enough, ये stretch हो रहा है, इसको ख़त्म करते हैं, और जो दूसरा वाला है उसको इसी में वीव आउट करते हैं वैसे। सो ये इट्स अ मिक्स ऑफ गट इंस्टिंक्ट एंड चैनल डिसीजन। अभी देयर इज अ न्यू थिंग दैट्स कम व्हिच इज रिसर्च, व्हिच आल्सो प्लेज अ big role in our lives. And I really want to comment on it because you will understand I have very, very strong feelings about it. Like Henry Ford was asked when he was coming out with the first car, right, Ford. तो रिसर्च के बारे में पूछा था उन्हें कि आपने रिसर्च किया है ये, लाइक यू ब्रिंगिंग आउट अ कार, किसी ने देखा नहीं था, तभी तो सिर्फ टांगे चलते थे, राइट, व्हाटएवर। तो ही सेड दैट कि अगर इफ आई हैड टू रिसर्च then people would have said they need faster horses. So, you know. In fact, अभी एक जस्ट इस सेशन से पहले मैं बैक स्टेज था, तो जो सेशन आपसे हमारे सेशन से पहले हुआ था उसके मॉडरेटर थे साइवन, तो वो अंदर आए तो मैंने पूछा कि हाउ वाज इट, हाउ वाज द सेशन। ही सेड अकॉर्डिंग टू मी इट वाज ग्रेट, आई एंजॉयड इट। तो उसमें बहुत कुछ वो कह गए थे कि जिन्होंने सेशन किया उन्होंने एंजॉय किया, यानी कि कुछ हद तक ऑडियंस ने भी एंजॉय किया होगा। तो वो बहुत ज़रूरी है, आपका अपना कन्विक्शन, आपकी अपनी गट की एक फीलिंग के साथ चलना, एक इंस्टिंक्ट को अपने बरकरार रखना। क्राफ्ट और एक्सपीरियंस वो आपकी मदद करेगा, लेकिन जो अंदर से जो एक आपकी अपनी इंस्टिंक्ट होती है वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पे सही गलत की पहचान बता देता है।
आपके शोज़ के कॉन्टेक्स्ट में या आपके जानर के कॉन्टेक्स्ट में एक हाफ एन आवर एपिसोड का स्ट्रक्चर, उस पर अगर आप कुछ रोशनी डालें। जी, एक्चुअली स्ट्रक्चरिंग के लिए जब हम लोग बैठते हैं तो मैंने ओवर द लास्ट 20 इयर्स बहुत से चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं। पहले हम लोग लिटरली फ्री फ्लोइंग लिखते थे। इनफैक्ट अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो बालिका वधू की जो एपिसोड्स की हम चंक ऑफ स्टोरी लेके जाते थे, विच वॉज फ्री फ्लोइंग, और एक वेरी सून, बिकॉज आई गेस इट वॉज अ सक्सेसफुल शो, तो इतनी ट्रस्ट हो गई थी चैनल को भी कि हम उनको फ्रीज पॉइंट्स नहीं बताते थे। हम कहते थे देखें ये कहाँ फ्रीज करना है, इसके शायद 10 एपिसोड निकलेंगे। नाउ जस्ट 7 years later, इट इज़ अनथिंकेबल कि हम चैनल को प्रॉपर फ्रीज पॉइंट ना बताएं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली हम हर एपिसोड का एक ड्रामेटिक बिगिनिंग, फिर एक काइंड ऑफ, आई वुडेंट से फॉल, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, द मिड पार्ट ऑफ एन एपिसोड, कि वहाँ पे लोग चैनल बदलना नहीं चाहिए उनको, और फिर एक क्रेसेंडो आप बिल्ड अप करते हैं टूवर्ड्स द क्लाइमैक्स और द फ्रीज पॉइंट। Over the years, what I have noticed is कि ये जो measuring systems इतने section by section, मतलब अब क्या हुआ है कि सिर्फ numbers नहीं, numbers are Time spent. calculated on the basis of time spent and reach, both are very important. तो लोग आपका शो कितनी शिद्दत से देखते हैं, कितने और do they feel कि यहाँ कुछ खास नहीं हो रहा है, will come back. Now for me and the kind of stories I do, जिसमें के nuances होते हैं, layers होती हैं characters की, you know, आपने थोड़ी देर पहले pace की बात की। Yes, of course pace is important, लेकिन कई बार pace के चक्कर में मेरे जैसे जो shows और stories मैं कहती हूँ, उसमें pace के concern की वजह से आप कई बार genuine चीज़ों को थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल दूंगी मैं, बालिका वधू के लेटर फेज में ये जो है वो सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। तो सिचुएशन ये थी कि आनंदी हैज़ लॉस्ट हर हस्बैंड, एंड सबका कंसर्न इतना ज़्यादा था, ग्लूमी नहीं चाहिए, हैप्पी चाहिए, नहीं तो लोग ग्लूम नहीं देखना चाहते, दे विल स्विच देयर चैनल्स। तो हमने मेंशन करते हुए, मतलब लिटरली शी लॉस्ट हर हस्बैंड, और हमने शायद 2 months लेटर ऐसा कुछ करके वी resumed our story from there, and we got so much of reaction from people saying Anandi looks happy that her husband has died. क्यों? क्योंकि हमने वो दिखाया नहीं, उस चक्कर में कि ग्लूम नहीं चाहिए, हम इतना डर गए। People wanted to feel that emotion, कि here is a woman who after so long she moved on in life and she lost her dearest husband. So it's a very double-edged sword, pace also. Structuring wise, जब हम हर सेक्शन को पावरफुल बनाने में लगे हैं आजकल, कि किसी भी समय अगर लोग हमारा शो देखें तो they should not want to go to another channel. So the typical U shape of storytelling of an episode has changed. So now we are actually looking at structuring an episode where people have already seen the promo and they know that something exciting is going to happen. But is it going to happen in the beginning of your episode? Is it going to happen in the middle or later part? So they mustn't know, so that they keep waiting and they keep watching. So I feel the classic structure has really changed, which is a direct result of the way we are measuring. I'm not blaming the game at all, because we cannot deny that ab zyada channels ho gaye hain aur isliye systems have changed. We can't expect the kind of loyalty that we had say 5 years ago or 7 years ago. So we do to some extent have to keep that balance between correct storytelling structure
as well as unpredictability. जो मृणाल के shows में she needs that, that's a very, very big thing. She has to literally look at that factor every moment that she's writing, keep it in mind. But it's also happening for social shows, classic soaps, social issues, etc. कि आप वो unpredictability दें लोगों को. तो structure has gone from classic to shake up, you know. And a little bit of that has also happened because of people's exposure to web. So that has directly impacted our storytelling on television also. तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए या उस चीज़ को संभालने के लिए ठीक है, हम एक तो थोड़ी स्टोरी स्पेंड करना, ज़्यादा स्पेंड करते हुए चलते हैं, वो तो एक चीज़ है. लेकिन जब आप कह रहे हो कि आपका एक वो यू स्ट्रक्चर को आपने बिल्कुल ही उलट देना है, तो क्या उसमें बीच के सेक्शन में फॉल्स स्टोरी आती है? नहीं, फॉल्स स्टोरी तो नहीं मैं कहूँगी, पर वही आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनके टेक्स आपने एक थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रामेटिक वे, थोड़ा स्पाइकी वे में आपने उसी सीन को हैंडल किया या हाफ वे छोड़ा, उसका जवाब नहीं दिया व्हाट्स हैपनिंग इन द सीन. अदरवाइज व्हाट आल्सो हैपन्स इन अ लॉट ऑफ सोप्स, वी आर टोल्ड कि थोड़ी स्पून फीडिंग ऑडियंस को करनी पड़ती है. दे नीड टू बी, बिकॉज सम ऑफ देम मे बी मेकिंग चपातीज एंड कमिंग बैक इन बिटवीन टू वॉच व्हाट इज, अच्छा आप कहाँ तक पहुँचे काइंड ऑफ थिंग. तो वो स्पून फीडिंग लेकिन अब हम कम कर रहे हैं. वी हैव डिसाइडेड टू somewhere cut our scenes without giving the complete answer, and then having the rest of the proper answer to be given within the episode, not too far away also, because then people feel cheated. So those are the considerations that we keep in mind while designing an episode structure today. Anything you would like to add to that? Because this challenge is far greater, I feel, also Yes. in a thriller or a supernatural Yes, absolutely. genre. And so that challenge is good, but there is one side of the challenge which I think we are all troubled by, and that is that constant need कि अरे because अब तो ratings day on day आते हैं, तो you know कि आपका कल time spent गिर गया, तो because there was this element was not there, or that's So minute fear. by minute analysis sometimes of an Absolutely, episode. Yeah. So, but stories can't be told like that, right? The primary thing that one has to remember all the time is, are you true to the story or not? It is not about being true to person A, B, C, you know, whether it's production friendly, this, that, all of that has to be kept in mind, but that's secondary. Are you true to the story? And that is where that question of saying no comes up. And it's a day on day struggle because day on day ratings are coming now. So there is a constant chatter because itna pressure hota hai sabke upar, and I'm not saying it's unjustified, lekin itna pressure hota hai, and ki log jo hai abhi, they have a lot of people are now forcing also and falling prey to doing gimmicky stuff, right? The middle part, like you mentioned, कि कैसे रखे कि अरे मतलब if you're told every day कि नहीं नहीं वो middle part में चले जा रहे हैं आपके audience दूसरा show देखने, आपको बांधे रखना है उसको, तो you know what is the thing that you will end up doing? You're going to do some gimmick, and we are seeing that like a lot of shows falling into that trap, and that's not a good thing because it finally Sooner or later it will affect impacts. the viewership totally. The shows go away from their original grain and they don't sustain. It's just false adrenaline, and there are spikes और फिर वो गिर जाते हैं. तो whom are we serving by doing this? So I really think it's the writer's responsibility to at that point stick to the story and say that कि ये नहीं सही है, हम नहीं करेंगे. वो जो है ना, that is going to be one of the biggest challenges, because वो क्या हो जाता है कि चलो आप एक दिन बोल दोगे कि नहीं ये नहीं है, आपने कन्विंस भी कर लिया, लेकिन अगर आपके साथ वो एवरीडे होने लगे तो lot of people will fall in for the convenience of चलो हम आधा कर देते हैं. वो how does that work?
how can a story be आधा of two things? मतलब हम बचपन से हमको वो sayings बताए जा रहे हैं कि too many cooks spoil the broth, but we seem to be living that day on day. So that I think, Satyam, we should really address. This is a very important question for everyone to think over. Is that how do you say no, and when do you say no? You have to choose your battles, actually. The when is very important. When do you say no? Okay. I'm not so sure of that because I feel that ऐसे नहीं हो पाता ना, like कि how do you say कि ये एपिसोड में आपने 10 फीडबैक दिए, चलो हम 5 कर लेते हैं टाइप वैसे, क्योंकि द 5 जो भी है, अगर इफ इट्स नॉट बाय योर कन्विक्शन, आपने नहीं सोचा ये, सी इतना तो सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना कि राइटर जितना टाइम स्पेंड कर रहा है एक स्क्रिप्ट के ऊपर उतना और कोई नहीं कर रहा है. At least that much, I think everyone should have the honesty of accepting. They are facing the blank page. They are putting it all down. They would have thought of all the options and then think that कि ये सबसे सही है और उन्होंने ये डाला होगा. तो फिर 10 लोग अपना अपना डिस्कशन करके फिर बताते हैं आपको कि नहीं ये नहीं वो नहीं. You know, you have the problem of people telling you कि अरे इसमें पेस लाओ, इसमें ड्रामा लाओ या कुछ कुछ डाल दो गिमिकी. I have the problem of people telling me इसमें इमोशन डालो. अरे whatever you're doing, no one's happy. So ये एक्चुअली परसों हमारे SW अवार्ड्स थे, तब से इस बारे में बात हो रही है, और जावेद साहब ने इसी मंच से ये बात कही भी थी कि इट्स हाई टाइम एक राइटर मान ले कि ना कहना सीखना है और समझना है कि कब ना कहना है. Yes. और वो लंबी रेस की बात होती है. मैं इनफैक्ट जब ये बात अभी हो ही रही थी, मैं सबसे पहली नज़र मेरी हमारे जनरल सेक्रेटरी जमा हबीब साहब की तरफ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि एक सवाल वहाँ से बनता है. तो मैं सबसे पहला सवाल उन्हीं से लेता हूँ, और फिर मेरे पास कुछ सवाल आए हैं तो मैं उन पर जाऊँगा. जमा साहब. थैंक यू. गजरा जी, मुझे आपसे पूछना है, एक जो हमारे राइटिंग में, डेली सोप की राइटिंग में पैरेलल ट्रैक या पैरेलल कैरेक्टर हम साथ में चलाते थे. अब तो एकदम मेन प्रोटैगनिस्ट हर सीन में होने चाहिए ये वो. उसके चलाने का बड़ा फ़ायदा था कि हम एक पैरेलल कैरेक्टर हमारे अपने मेन कैरेक्टर को भी हेल्प करता था डेवलप होने में. मैं एग्जाम्पल दूंगा जो आपने और पुरंदर जी ने बहुत ही खूबसूरती से उसको पिरोया था, आनंदी के साथ सुगना. वो कैरेक्टर जिस तरह से अभी आपने बहुत वो जो कहा कि स्टोलन चाइल्डहुड की कहानी थी आनंदी की, और एक वक्त ऐसा है, और जब हम सुगना से मिलते हैं तो हर चाइल्डहुड वाज सपोज टू बी सून टू बी स्टोलन. शी वाज इन दैट स्टेट. And eventually what happened, just before her marriage or day of marriage, her husband died. And actually her childhood was robbed. She was in more desperate or tormenting state of mind that time. So, और उससे हमें आनंदी के कैरेक्टर को हेल्प मिलता था. तो ये जो वीविंग थी, जो सब प्लॉट या पैरेलल प्लॉट और पैरेलल कैरेक्टर कैटलिस्ट प्ले करते थे, जिसको एकदम हमारे राइटिंग स्टोरी टेलिंग से आज की डेट में पिछले 5-7 सालों में छीन लिया गया है, और उसकी वजह से हमें कहानी कहने में कितनी तकलीफ हो रही है. और ये एक एज अ राइटर, हाउ डू यू फील? जी, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन जमा जी. तकलीफ हो रही है डेफिनेटली. पैरेलल ट्रैक्स की इम्पोर्टेंस बहुत कम हो गई है, बिल्कुल सही बात है. लेकिन इतना भी ग्लूमी सिनारियो नहीं है आई फील, क्योंकि पैरेलल ट्रैक्स मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे आपने बालिका वधू का एग्जाम्पल दिया, वहाँ भी हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे बहुत कम थे अराउंड द प्रोटैगनिस्ट. इनफैक्ट इट वाज अ वंडर कि हम कैसे उसको खींच पाए विद 5 or 6 इम्पॉर्टेंट पीपल अराउंड आनंदी.
तो अभी भी तो अगर हम इस तरह से अपनी स्टोरी को स्ट्रक्चर करें कि बहुत ज़्यादा पैरेलल ट्रैक्स ना हों, लेकिन वो 2-3 क्रिटिकल लोग ज़रूर हों जो जिसे हम अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग लैंग्वेज में बाउंसिंग बोर्ड्स कहते हैं कई बार, कि हीरो या हीरोइन किससे बात करेंगे, किससे शेयर करेंगे. सिर्फ अंटैगनिस्ट नहीं चाहिए हमको, उनके बाउंसिंग बोर्ड्स भी चाहिए जिनकी लाइफ से उनको इंस्पिरेशन भी मिले एंड एट टाइम्स वो क्वेश्चन भी करें. तो अगर हम थोड़े लोग रखें आई फील, लेकिन वो इंटिमेट रिलेशनशिप्स उनके जो मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ बन रहे हैं उन पे ध्यान दें, और वो कहीं ना कहीं जाकर ऑफ कोर्स हमको मेन प्रोटैगनिस्ट की लाइफ से कनेक्ट करने ही होते हैं. लेकिन अगर उनको पैकेज इस तरह से किया जाए कि इम्पॉर्टेंट थिंग इज इफेक्ट ऑन द मेन प्रोटैगनिस्ट लाइफ, नॉट देयर लाइव्स absolutely. पर से, तो वो फिर एक्सेप्ट हो जाते हैं. एटलीस्ट सो फार आई हैवंट गिवन अप. आई फील वो पॉसिबल हो जाता है. कम लोग रखें, इंटीमेट रिलेशनशिप रखें वो मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ, और उसको पैकेज इस तरह से करें कि यूं लगे कि ये तो मेन प्रोटैगनिस्ट की ही बात हो रही है. सो दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ मैनिपुलेशन वी हैव टू डू. हाँ, we have to manipulate now. जी, That's the जी, that's the agreed. crux. Yes, yes, yes. Okay, we'll get on to the questions coming from the audience. The first question is कि it's a slightly generalized question on our halat. Is there an aversion to creating new and innovative programming in television? Does the viewer demographic have to change for the content to change, or will new content bring in new viewers? Definitely, that's what we started with, right? That we were talking about diminishing numbers, which means that people are not really responding. You know, a couple of years back, when we used to talk about that Bollywood ke numbers actually utne hai nahi, and it's a lot of hype, and that time, of course, there was pushback saying ki nahi, nahi, I mean, we have all of this. Today, everyone's talking about it, right? And I fear that in TV, we've kind of gone down that road a bit. We can, of course, change paths, and I'm very, very hopeful. But definitely, people who used to watch Nukkad or Bunyad are not coming to TV anymore. They have moved away to different things, and there is an availability of different means of entertainment. So they have moved away. But shouldn't we be getting them back? That's the way to expand on our content, right? So yes, I would say that if broadcasters, especially market leaders, should should take that risk of bringing in new content, only then will people start coming in. True. There's too much of fear, I notice. Yes. The reasons for that fear are genuine, because TV is going through a very, very challenging time. Audience profile is changing, audience tastes are changing, particularly post-COVID. But in a sense, they are अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि जब लोग डरते हैं और मी टू कंटेंट ही वो चल रहा है, तो अब अगर ओल्डर वुमन की कहानी एक चल गई, तो फिर आपको हर चैनल से फ़ोन आएगा कि अब हमें ओल्डर वुमन, जो आप 20 साल से कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी सेंसिटिव ओल्डर वुमन स्टोरी आप कह पाएँ, वो नहीं हो पाता. लेकिन अब क्योंकि एक चल पड़ी तो वो मी टू वाला मामला. बट I mean, as I keep telling those people who approach me, कि वो ऑलरेडी आ चुकी है ना, वो क्यों तो लोग दोबारा देखना चाहेंगे. सो टेक दैट रिस्क, बिकॉज अदरवाइज यू आर इंश्योरिंग फेलियर. तो जिन्होंने भी ये सवाल किया है, आपकी बात एक तरह से आपका सवाल जो है वही आपका जवाब भी है, और सही जवाब भी है कि येस, व्यूअर डेमोग्राफिक हैज़ टू चेंज टू एन एक्सटेंट, एंड एट द सेम टाइम न्यू कंटेंट विल ब्रिंग इन न्यू व्यूअर्स. लेकिन ये सिर्फ राइटर्स की तरफ से शुरुआत हो सकती है, लेकिन सिर्फ राइटर्स इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते हैं. इसमें हमारे जो भी बाकी सहयोगी हैं, चाहे प्रोड्यूसर्स हों या ब्रॉडकास्टर्स, एंड मोर सो ब्रॉडकास्टर्स, वहाँ की भी सोच थोड़ी बदलनी होगी, तो शायद जाकर वो करेक्ट साथ में बात आएगी.
दूसरा सवाल है, व्हेन यू राइट कैरेक्टर्स दैट बिलोंग टू अ डिफरेंट जनरेशन, इज देयर अ डिफरेंट प्रोसेस टू दैट? कि अगर हमने किसी और जनरेशन के कैरेक्टर्स को लिखा, मतलब शायद आई थिंक वो तो राइटर का की मतलब ड्यूटी होती है इन अ वे टू पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ एवरी जनरेशन, एवरी whether it's a child or an elderly person. Also context, कौन सी क्लास को वो कैरेक्टर बिलोंग करता है, बिकॉज आप जजमेंटल नहीं हो सकते. मेरा पहला शो वॉज अबाउट अ वुमन लाइक मी, perhaps a very urban, what word is bandied around, self actualized woman जिसने अपने करियर पे ध्यान दिया, ब्ला ब्ला ब्ला. तो उससे मैं रिलेट कर पाती थी. लेकिन जब बालिका वधू हुआ तो इट वाज अ वर्ल्ड and a character, frankly, whom I didn't relate to at all. But that's the challenge for the writer, to actually start relating. And I feel that ultimately that empathy which you develop to be able to think like any other character, even a vamp or a villain, for want of another description, you have to think like them to be able to write about them. So that's the challenge of a writer. और अगर आपका सवाल जिन्होंने भी किया है, उनका मतलब डिफरेंट जनरेशन से इस कॉन्टेक्स्ट में कि जैसे अब हम इस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो क्या हम जवानों के बारे में शो लिखें या बच्चों के बारे में, तो कहीं ना कहीं मेरा अपना मानना हमेशा यही रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में पहले झांकिए. और इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि आप अपनी कहानी लिखिए. आप कई लोगों से मिले होंगे, आप कई लोगों से रोज़ मिलते हैं, तो जो कई बार पहले से पता नहीं, अब ये बात कही जाती नहीं कही जाती है, लेकिन मैं जब बड़ा हो रहा था तो और इस प्रोफेशन की तरफ आ रहा था, तो मुझे एक बात ज़रूर कही जाती थी कि भाई यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट. और वो एक आर्टिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी विधा का आर्टिस्ट हो, वो बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑब्जर्वेंट होना है, क्योंकि वहीं से आप सीख रहे हो. आपका अपना जो भी आप कल काम करोगे, वो उसका जो रॉ मटेरियल हो तो वहीं से आ रहा है एक तरह से. तो प्रोसेस एज सच कुछ और डिफरेंट नहीं है. कैरेक्टर को जब आप अप्रोच करते हो, चाहे जिस भी जनरेशन का, कहीं ना कहीं आप खुद पहले उससे जुड़ेंगे, तो अपने आप आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. और बाकी वही है कि वो वर्ल्ड, वो दुनिया, जैसे इन्होंने भी कहा कि भाई एक बालिका वधू की एक दुनिया दूसरी थी जो जिससे ये वाकिफ़ नहीं थी, तो नेचुरली फिर आपको वो दुनिया समझनी पड़ती है, जाननी पड़ती है. तो थोड़ा उसमें मतलब आपका एक अलग एक एक्स्ट्रा एफर्ट जाता है. लेकिन जब वो कैरेक्टर पे आओगे तो बातें वही हैं घूम फिर कर. परिवेश बदलता है, परिवेश से सोच बदली है, लेकिन जो इमोशंस है वो वही हैं. तो आपको खुद जोड़ना है बेसिकली उस चीज से. नेक्स्ट सवाल है कि वाइल राइटिंग फीमेल कैरेक्टर्स ऑन टेलीविजन, देयर इज अ मोल्ड दैट इज कॉमनली फॉलोड. To what extent do you think television has space to tell stories of grey female characters? Very nice question. Indeed, Begin with you. वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. एक तरह से दुखती रग है कि हम ग्रे कैरेक्टर्स को प्रोटैगनिस्ट नहीं बना सकते, या प्रोटैगनिस्ट के ग्रे शेड्स को हम नहीं दिखा सकते. टू द एक्सटेंट दैट हमें कई बार ये कहा जाता है कि मेल कैरेक्टर्स फ्लॉड हो सकते हैं, हीरो भी हो तो चलेगा अगर वो फ्लॉड है, ही हैज़ गॉट समथिंग ही इज़ डूइंग रॉन्ग इन हिज लाइफ, पीपल विल एक्सेप्ट इट, बट दे वोंट एक्सेप्ट इट for the female protagonist. So I feel I have come to accept rather that the audience for television is very very judgmental. They want their protagonist to be extremely moral, to be extremely correct and what she stands for. So one has learnt over the years, frankly, that it's fine to keep her realistic but moralistic, and whatever else you want to say come through the in between characters, not necessary. I don't have very sharp vamps in my shows, but definitely there are the darker grays, and there are the people around the protagonist, जो समा जी अभी कह रहे थे, the importance of the parallel characters. तो आप जो कहना चाहते हैं, which you really want to say, you have to, if you can't say it through your main protagonist, say it through the people around her. That's the formula I have followed for my shows. What would you say?
Is Diane a grey character? Yeah, Is yeah. Nagin a grey character for that matter? Sort of, because she goes around killing multiple people. But So there is a break here. So we have made that yes, break. Yes, that's what I was about to say. That I think I've been fortunate enough to have grey. इनफैक्ट मुझे even याद आता Diane. है कि आपका एक पुराना सीरियल जो था कहीं किसी रोज उसमें तो उसमें भी, बहुत yes. इंटरेस्टिंग ग्रे कैरेक्टर्स थे. Yes, Ramola Sikar. People still remember her more than any other character. So I think, see, it's a chatter that is filled in our heads कि ऐसे ही चाहिए लड़की. I mean, अभी वो भी इतना अजीब हो गया है कि पहले लड़की used to be कि वो, she used to be very nice and gentle and ये and whatever. अभी है कि नहीं इसमें spunk डालो, whatever, या उसका एक अपना ambition होना चाहिए. ये बहुत common आजकल कि उसका एक अपना aim होना चाहिए. वो अपनी बोलेगी, she will want to achieve some goal. That's fine, and it's great to have aspirational characters, but it can't be the same mold for every character across all shows, across all channels. How can it be the same wording that you use for the character? Matlab, it's like, what are we doing? Clones of the same girl? So that's what I meant, that at every stage you will be faced with that choice ki say yes or no. Just the compass to use at that time is it true to the story? Does a spunky ambition wali ladki fit in the story? Then yes. If she doesn't fit, then no. So to specifically pointedly answer your exact question, to what extent do you think television has space? Television has space to whatever extent. It is just that the time for it perhaps is not now. It's in the process. There are subtle changes, if you notice, that have been coming around. I mean, अनुपमा आज की तारीख में जो भी कुछ होता है अनुपमा में, और जो अनुपमा करती है, जिस तरह अनुपमा रिएक्ट करती है, वो एक तरह से देखा जाए तो बहुत सटल तरह से वो डिफरेंट भी है. वो थोड़ा एक आगे का एक स्टेप है. मोल्ड ठीक है, वो उसी मोल्ड से निकली है, लेकिन जो उसके डिसीजंस और उसके जो एक्शंस हैं वो थोड़ा नेक्स्ट स्टेज हैं. और ऐसे और भी कई हीरोइंस हैं कुछ शोज की आज की तारीख की, मतलब राइट जो करंट लॉट में से. तो वो है बहुत स्लो प्रोसेस है. और उसका वही है कि जैसे इन्होंने कहा कि टेलीविजन की ऑडियंस बहुत ज़्यादा जजमेंटल होती है. तो क्योंकि वही वाली बात है, हम उनके घर में घुस के उनसे बातें कर रहे हैं, तो वो है हमारी सोसाइटी पे ही रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार और तहे दिल से धन्यवाद गजरा जी का भी, मृणाल जी का भी. एंड आई रियली होप दैट इट मेंट समथिंग टू यू एज एन ऑडियंस. यू गॉट टू पिक अप समथिंग एंड टेक बैक विद यू. थैंक यू फॉर बीइंग हियर एज माय गेस्ट. थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड ऑडियंस. इसी बात पे हम ये सेशन समाप्त करते हैं.